गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक तत्व में हमारे एल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुओं का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं की कैटेगरी में रखते हैं, सूची में रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण। तो सबसे पहला मेंबर होता है इस फैमिली का बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। इसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद आता है 20 कैल्शियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक और तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर 1s2 जो होता है वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं हीलियम कॉमा 2s2। 1s2 2s2 2p6 तक नियॉन का होता है, तो ये हो सकता है नियॉन 3s2 एंड 3p6 तक होता है ऑर्गन का, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्गन 4s2। इसके अलावा जो इसमें और मेटल्स आते हैं वो है हमारा स्ट्रोंसियम है, स्ट्रोंसियम के बाद बेरियम है और बेरियम के बाद रेड। ये हमारे सारे पाए जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं, जिसमें हमने 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है। बाकियों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं की तरह किए जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबके आउटर मोस्ट शेल को देखें, अगर हम बाह्यतम कोश को देखें तो सबका जो इलेक्ट्रॉन है वो शो कर रहा है NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस में एंटर करते हैं, S सबशेल में एंटर करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, यानी कि NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात हमें यहाँ क्या पता चल रही है कि सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल से, सभी क्षार धातुओं से अगर हम ये 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन, 3s2 4s2 यानी कि S सबशेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, S उपकोश में पाए जाने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें निकाल दें तो वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी अक्रिय गैसें हैं उनके समान हमारे क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर वो अपने बाह्यतम कोश से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनके पास पाई जाने वाली अक्रिय गैसों के समान हो जाएगा। इसी कारण से जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कि इनकी क्षमता होती है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, दान दे दें और अपना अष्टक क्या कर लें, पूरा कर लें, इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपने अल्कली अर्थ मेटल्स पढ़े उसमें लिथियम जो था वो सबसे पहला हमारा कंपाउंड होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है। एल्कली मेटल्स की जो फैमिली होती है, क्षार धातुओं का जो परिवार है, उसमें सबसे पहली धातु है, सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम। और छोटे साइज़ के कारण, छोटे आकार के कारण हमने ये पढ़ा कि लिथियम जो है अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी कि असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो बेरिलियम होगा 4Be 1s2 2s2, बेरिलियम जो है ये भी अपने साइज छोटा होने के कारण अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी कि असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक और रीज़न इसके छोटे होने का देखिए, वैसे तो इसमें 2s2 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 2 शेल पाई जाएंगी। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, 1 शेल, 2 शेल, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे ही ये क्या कर देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो उस कंडीशन में अब इसके आउटर मोस्ट शेल बचेगी सिर्फ फर्स्ट वाली, ये वाली बचेगी, तो साइज़ क्या हो गया, और छोटा हो गया। इसी कारण से जो हमारा बेरिलियम होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। सेकेंड पॉइंट कि जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पर बेरिलियम होता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 5, 12, 13।
परमाणु त्रिज्या की बात करें, एटॉमिक साइज की बात करें, तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है यानी कि घटता है, और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है और यहाँ पर आने पर प्लस हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर जो परमाणु त्रिज्या घट रही है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, तो उसके कारण बेरिलियम का जब 2 पॉजिटिव आयन बनता है और एल्युमिनियम का जब 3 पॉजिटिव आयन बनता है, तो इन दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है, यानी कि इनका जो आकार है वो लगभग बराबर हो जाता है। और इस कारण बेरिलियम एल्युमिनियम से कुछ जो गुण होते हैं वो समान गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं वो एल्युमिनियम के बराबर हो जाती हैं। और बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच के इस संबंध को, इस रिलेशन को डायगोनल रिलेशनशिप, हिंदी में विकर्ण संबंध कहा जाता है। कारण समझिए क्या है, हमने कहा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आकार घटता है। तो इधर जाने पे घट रहा है, इधर जाने पे बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट इधर ऐसा आएगा कि जब एल्युमिनियम Al3+ बनाएगा, अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 के अकॉर्डिंग 2,8,3, बाहतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये बन जाता है Al3+, और बेरिलियम बनाता है Be2+। तो इन दोनों का जो एटॉमिक साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है, इनका जो परमाणु आकार है वो लगभग समान हो जाता है, जिस कारण से बेरिलियम और एल्युमिनियम लगभग समान गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनके बीच पाए जाने वाले इस संबंध को, इस रिलेशन को डायगोनल रिलेशन या विकर्ण संबंध कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस, यानी कि प्राप्ति। तो हमारी जो क्षार धातुएं होती थी, जो एल्कली मेटल्स होते थे, वो क्या होते थे, हाईली रिएक्टिव नेचर होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वे अपने आसपास के वातावरण में पाई जाने वाली चीज़ों से आसानी से अभिक्रिया कर लेते थे, ईजिली रिएक्शन कर लेते थे, और कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते थे, हमेशा कंबाइंड स्टेट यानी कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, वो भी क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, नेचर में अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, और क्रियाशील होने के कारण ही ये भी संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं, यानी कि कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि जो बेरिलियम होता है वो नेचर में ज़्यादा नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये अपने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि कई यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। जो रेडियम होता है, Ra से डिनोट करते हैं रेडियम, ये एक रेडियोधर्मी है, यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी एब्जॉर्व करके, ऊर्जा का अवशोषण करके, उसको अवशोषित करके उसे रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करते हैं, यानी कि रेडिएशन के रूप में, तरंगों के रूप में बाहर निकालते हैं। उन्हें क्या क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मी तत्व, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कभी आपने देखा होगा घड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसमें रेडियम लगा होता है, तो रेडियम को जब आप धूप में ले जाइए तो वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद जब आप अंधेरे में ले जाएंगे तो चमकता है। तो चमकता क्यों है, क्योंकि रेडियम ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती है, जो ऊर्जा अवशोषित करी होती है, उसे ही वो क्या कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है, जो वहाँ पर प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देती है। तो रेडियम आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो रेडियम जो है वो हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसलिए ये ऐसी फील्ड, ऐसी जगहों पर पाया जाएगा जहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रेडियोधर्मी क्षेत्रों में प्राप्त होता है। तो ये होती है इनकी अकरेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण, जिसमें पहला पॉइंट है स्टेट अवस्था। तो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, वो क्या होती थी, सॉफ्ट सॉलिड होती थी, यानी कि नर्म ठोस होती थी। लेकिन जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये हमारे एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़े से ठोस होते हैं, यानी कि ये कठोर धातुएं होती हैं। साथ ही इनका जो कलर होता है वो ग्रेइश वाइट होता है, यानी कि धुंधला सफ़ेद होता है। क्षार धातुएं जो होती थी, एल्कली मेटल जो होती थी, वो सिल्वर वाइट कलर की होती थी, यानी कि उनकी सफ़ेदी जो होती थी वो चांदी के जैसी होती थी। एकदम चांदी के जैसे चमकते नहीं हैं, लेकिन चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं। वहीं पर जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, उनकी सफ़ेदी जो होती है वो ग्रेइश वाइट होती है, यानी कि धुंधली सफ़ेद होती है।
तथा ये कठोर धातुएं होती हैं, थोड़ी सी हार्ड मेटल्स होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें, चालकता की बात करें, तो जितनी भी हमारी क्षारीय मृदा धातुएं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वे सारे ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी में धात्विक चमक होती है, मेटेलिक लश्चर पाई जाती है, क्योंकि मेटल है तो मेटेलिक करेक्टर शो करेंगे, धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे, तो मेटेलिक लश्चर है यानी कि धात्विक चमक पाई जा रही है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक एवं गलनांक की बात करें तो इनमें कोई ऐसा सीरीज वाइज चेंज नहीं होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर घटती है बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेटली जो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो इनके साइज पर डिपेंड करेंगे। साइज बड़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, साइज छोटा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक क्षार धातुओं की तुलना में ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर के उसके बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस या फिर परमाणु त्रिज्या। फिर इसके बाद हमें वेरिएशन पढ़ना होता है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि ग्रुप में आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो होता है वो घटता है। तो जो एल्कली मेटल्स होंगे, जो क्षार धातुएं हैं, S1 वाली कैटेगरी है, उनकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और S2 वालों की रेडियस कम होगी। कुछ ये केस बनेगा। तो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल की परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार एल्कली मेटल्स की तुलना में, क्षार धातुओं की तुलना में कम होता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात करें तो हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। इस कारण से परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आयनिक रेडियस। आयनिक का मतलब होता है आयनिक त्रिज्या, मतलब जब हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दे या एक्सेप्ट कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, उस अवस्था में हमारा जो परमाणु है वो आयन में परिवर्तित हो जाता है। एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमको एक एटम लें, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा नेगेटिव आयन, इसको कहते हैं एन आयन, जिसे ऋणायन भी कहा जाता है हिंदी में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, देगा, लूज करेगा, तो ये बनाएगा पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन। एन आयन और कैटायन यानी कि ऋण आयन और धन आयन में जो आवेश उपस्थित है, जो चार्ज प्रेजेंट है, वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि ये कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्शन कर रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो देगा तो दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर जो एटम होता है वो एनायन और कैटायन दो आयन के रूप में पाया जाता है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन के रूप में, दो आयनों के रूप में उपस्थित होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, क्षारीय मृदा धातुओं की। और क्षारीय मृदा धातुओं की टेंडेंसी क्या होती है? क्षारीय मृदा धातुओं की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। वो भी कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? ये दो इलेक्ट्रॉन दे करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इस वजह से ये बनाते हैं 2+ आयन, यानी कि ये कैटायन का निर्माण करते हैं। इनकी वैलेंसी यानी संयोजकता की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2 इनकी संयोजकता हो जाएगी, इसीलिए ये क्या होते हैं? बायवैलेंट होते हैं, यानी कि द्विसंयोजी होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या की। तो जिस तरह से एटम में न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या होती है। वैसे ही किसी आयन में उसके नाभिक से लेकर के, नाभिक के मध्य से लेकर के जो बाह्यतम कोश होगा वहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। तो जो हमारे क्षार मृदा धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसमें M और M2+ इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें किसका साइज ज़्यादा होगा, यानी कि इसका आकार बड़ा होगा या इसका? तो जाहिर सी बात है
m का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी कैटायन का साइज उसके एटम से छोटा होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें एक जो शेल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है 2 8 2, अभी इसमें 3 शेल पाए जा रहे हैं, 3 कोश पाए जा रहे हैं। आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिर्फ 2,8 ही तो बचेगा, 2 कोश बचे, कोशों की संख्या कम हो गई, आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। नाभिक में अभी भी 12 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे बाहर, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब पहले क्या हो रहा था कि 12 प्रोटॉन जो थे वो 12 इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे, आकर्षण बल लगा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, 12 प्रोटॉन जो हैं वो केवल 10 इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और इस वजह से एटॉमिक साइज जो होगा वो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि कैटायन का साइज जो होता है उसके एटम से छोटा होता है। और वहीं पर एनायन बनाए तो अब इन तीनों की बात कर लें, ये एक एटम है, ये एनायन बना सकता है, कैटायन बना सकता है। तो इनको अगर इनके साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे छोटा साइज़ होगा कैटायन का, उससे बड़ा साइज़ होगा एटम का यानी परमाणु का, और उससे बड़ा साइज़ होगा एनायन का। क्यों, एनायन में क्या होता है, ऋण आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जो परमाणु पर जो नाभिक प्रभावी आवेश होता है, न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज, वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। क्यों, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कम हो रही है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जिस कारण से साइज बढ़ता है। उसी के विपरीत जब कैटायन बनाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि नाभिक प्रभावी बल जो होगा वो बढ़ेगा और हमारा जो आकार है वो छोटा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये सभी तत्वों के लिए है और ये वाला पॉइंट सिर्फ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा। ये क्या होती है, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी एटम से, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इस एटम को जितनी एनर्जी देते हैं, हमें क्या करना है, हमें किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसके लिए हमें उस एटम को क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं आयनन ऊर्जा का मतलब होता है एटम को आयन में कन्वर्ट करना। आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आयन बनाएगा, लेकिन ये कारण नहीं है कि आयनाइजेशन एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए है कि एटम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि परमाणु जो है वो आयन बना रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हम उस परमाणु को देते हैं, यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम एटम को प्रोवाइड कराते हैं, दैट विल कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। वह उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकाल सकते, हम एक एक करके इन इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा। ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने कुछ एनर्जी दी होगी, वो IE1 होगी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो IE2 होगी। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और M जो है वो M2+ में कन्वर्ट हो गया। अब अगर कंपेयर करें IE1 और IE2 में कौन ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है IE2 ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब परमाणु जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ तो टेंडेंसी ही है, क्षारीय मृदा धातुओं की तो क्षमता ही होती है इलेक्ट्रॉन दान देने की, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, जिसलिए उनका IE का मान कम हो जाता है। किंतु एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इन पर एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, एक धन आवेश आ गया। तो अब धन आवेश से ऋण आवेश को दूर करना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को दूर करना है, वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 की जो वैल्यू है वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 से कम होती है, यानी कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। किसके लिए? क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। अब क्षारीय मृदा धातुओं को कंपेयर करें क्षारीय धातुओं से, यानी कि एल्कली मेटल्स से। क्षारीय धातुओं से अगर आप तुलना करें तो क्षारीय धातुओं के आत्म कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इन्हें कम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुओं की जो पहली आयनन ऊर्जा होगी वो एल्कली मेटल्स की तुलना में ज़्यादा होगी। आप वैसे भी आपने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये लिखा हुआ है सोडियम, और सोडियम के जस्ट बाद होता है मैग्नीशियम। उदाहरण से समझते हैं तो मैग्नीशियम की जो IE1 होगी पहली आयनन ऊर्जा होगी, और सोडियम की जो IE1 होगी तो ज़्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की पहली आयनन ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा होती है, सोडियम की कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके आत्म कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दे करके तुरंत ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है सोडियम को, जबकि मैग्नीशियम को सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na बन गया Na+, Mg बन गया Mg+। इसके पास अभी भी आत्म कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि इसके पास आत्म कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इनर्ट, यानी कि अक्रिय गैसों के बराबर। तो अब इन दोनों की तुलना करें IE2 की, तो इन दोनों के IE2 में सबसे ज़्यादा IE2 का मान किसका होगा? वो एल्कली मेटल्स का होगा, यानी कि क्षारीय धातुओं का। कारण क्या है? कारण ये कि एक इलेक्ट्रॉन दान देने के बाद क्षारीय धातुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो इनर्ट गैसेस के बराबर हो जाता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं कि अब उनके आत्म कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, क्योंकि उनके आत्म कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो IE2 सोडियम का जो होगा वो ज़्यादा होगा और मैग्नीशियम का कम होगा। लेकिन जब आप आपस में मैग्नीशियम की ही तुलना कर रहे हैं सिर्फ, तो उस कंडीशन में IE1 का जो मान है वो IE2 से कम होगा। कारण आपको बताया था, क्योंकि अभी जो है ये उदासीन परमाणु है तो एक इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीशियम को ही कंपेयर कर रहे हैं IE1 और IE2 के लिए, और यहाँ पर हम सोडियम को कंपेयर कर रहे हैं। पहली आयनन ऊर्जा की बात करें तो क्षारीय मृदा धातुओं की पहली आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं से ज़्यादा होती है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से यानी कि एल्कली मेटल से ज़्यादा होगी। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, द्वितीय आयनन ऊर्जा जो होती है, वो एल्कली मेटल्स की ज़्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद एल्कली मेटल्स के आत्म कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रह जाता है, और उनका जो कन्फिग्रेशन होता है, उनका जो विन्यासीकरण होता है वो इनर्ट गैसेस के बराबर हो जाता है। तो ये था आज के हमारे टॉपिक एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड, जिसमें हमने कंपेयर करते हुए चले हैं हम एल्कली अर्थ मेटल्स को, यानी कि क्षार धातुओं को। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसे बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।